भैया जी, मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है। हेडफोन लगा लीजिएगा। थोड़ा देर मैं रुक जाता हूँ, आप लगा लीजिए, वरना वीडियो का मज़ा अधूरा छूट जाएगा। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही आज खास होने वाला है। शुरू से अंत तक देखना आप लोग, मतलब आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस ब्लॉग में मैं आपको गोपालगंज की फेमस सिंगर और भोजपुरी का बहुत फेमस सिंगर से आज मिलने जा रहा हूँ। और एक्साइटमेंट में क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा। क्या बोला तूने? तो रहने दो फिर। और आज मेरे 2-3 काम भी है गोपालगंज में, और इस ब्लॉग को शूट करने का पर्पज यही था कि आज उनसे मेरी अचानक से बात हुआ, तो उनसे बोली कि आगे मैं उनसे मिल लो, क्योंकि वो मुंबई रहती है हमेशा। तो वही चीज़ उनसे मिलूंगा और उनसे आगे बहुत कुछ बातें भी करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। वो आज का ब्लॉग बहुत मज़ा आने वाला है। आप पूरा शुरू से अंत तक ब्लॉग देखना, क्योंकि आप ब्लॉग थोड़ा सा मिस करोगे तो आपका ही नुकसान होगा और मेरा तो आप ब्लॉग शुरू से अंत तक देखो। अच्छा नहीं। सफ़र की शुरुआत हो और आपसे मामा लोग ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग तो पुलिस अंकल ने यहाँ पे रोक रखे हैं लोग। अभी हमारे पास सब कुछ है, बस गाड़ी का पेपर नहीं है, तो गाड़ी पर व्हाट्सएप मंगाया। तो फाइनली हम लोग उनके घर पहुँच गए और मैं अभी उनके घर के जस्ट बाहर ही हूँ। ये उनका घर है। अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर, तो फिर अंदर मिलाते हैं। प्रियंका दीदी के घर तो पहुंचा तो ऐसी खातिरदारी हुई कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये सब के बाद हमारी बातें शुरू हुई। सबसे पहले मिलिए प्रियंका दीदी के बड़े भाई भानु प्रताप सिंह जी से, और ये रहे छोटे भाई राणा प्रताप सिंह जी, जो अभी यहीं पे कृषि विभाग में कार्यरत हूँ, प्रबंधक के पद पे। तकनीकी जानकारी कोई चाहिए तो पूछिए मुझसे। परंपरागत खेती छोड़ के सारी खेती में पढ़ाऊंगा, क्योंकि परंपरागत खेती में बहुत सारा श्रम लगेगा, उतना श्रम के लायक शरीर बचा नहीं। आपको जो बता रहे हैं, अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो आप इसमें ज़रूर इनसे मुलाकात कर सकते हैं। गोपालगंज वासी जरूर मिलना पसंद कीजिएगा इनसे। और ये अभी कहाँ कार्यरत हुई आप? गोपालगंज ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस, जिसको जो किसान भाई हैं पॉपुलरली जानते हैं ई किसान भवन के नाम से। तो आप परेशान हो जाने वाले हैं, इतना याद रखिएगा। किसान भाई बहन अगर मेरे पास जानकारी के लिए आए तो बेहतर है, लेकिन अगर दहाड़ सुखाड़ पास कराने आए तो फिर मैं सॉरी भाई, मुझसे पीएम किसान पास नहीं होगा। दहाड़ सुखाड़ का मुआवजा नहीं पास होगा। जेन्युइन काम है वो तो होगा ही ऑब्वियसली। भैया जी का ज्ञान आप लोग ले लीजिए, और जिसको आना होगा अपना जरूर आकर इनसे आप मिलो पर्सनली। और खेती बाड़ी के बारे में यहाँ पे गोपालगंज में फिलहाल कार्यरत हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग कहोगे बोरिंग ब्लॉग दिखाता है। क्या बोला तूने? अब मैं किसका दीदी टाइम लगेगा। हाँ, आने में थोड़ा तो वक्त लगेगा अभी। अभी प्रियंका सिंह जी के आने में थोड़ा सा वक्त है, आप इंतजार कर सकते हैं। ओके, हम इंतजार करेंगे। कॉलेज लाइफ का कोई किस्सा? और इसका लाइफ पता नहीं, फिलहाल एक किस्सा बताएंगे जिस समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। उन लोगों से मेरा यही एक निवेदन है कि मेरा जो घर पड़ता है सरिया वार्ड नंबर 1 में, यहाँ सड़क का भारी समस्या है। पानी का जमाव, जल जमाव, और पिछले 1 साल में मैं 100 से ज़्यादा सांप मार चुका हूँ, गौहन, क्रैत और पानी का सांप। तो प्लीज़ अगर आप लोगों से हार्दिक निवेदन है कि सड़क का भराव अगर आप करा दें या सोलिंग भी करा दें, पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ हफ्ते पहले हम मोहल्लेवासी और हमारे फंड द्वारा 16-18 हज़ार रुपये खर्च करे कुछ निदान हुआ है उसका, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि सारे रोड को काट दे रहा है। विधायक जी कौन है? विधायक जी हमारे माननीय चाचा हैं सुभाष सिंह जी, अभी कुछ महीनों से बीमार चल रहे हैं, और जो उनके कार्य को देख रहे हैं उन लोगों से ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाती है। अब इंतजार है कि वो आए, उनके एवज में अगर कोई इस ब्लॉग को देख रहे हो तो मेरा संदेश कुछ माननीयों तक पहुंचा दिया जाए। रास्ता का एक भराव हो जाता है, तो हमें रोज़ आने जाने में जूता नहीं निकालना पड़ता है। ऑफिस जाते हैं जूता हाथ में लेके जाते हैं। बड़ा समस्या होता है। अब तक कितना सांप मार चुके हैं पिछले जब से घर बना? 100 से ऊपर सांप मार चुके हैं पिछले 1 साल। रोज निकलता है यहाँ। आप तो अच्छे परसों रात को 11:55 में एक सांप मारे हैं, वो भी ईंटा से। जब हथियार ना मिला तो ईंटा उठा के मारना पड़ा। और सांप भी यहाँ इतना ढीठ हो गया है कि जाता भी नहीं सामने से। एक पंडित जी आए, बताए कि सांप जो है ना
मतलब अगर सही में आप बाबू साहब होंगे तो आपकी गंध से आपसे दूर भाग जाएगा। अभी यहाँ का सांप दूर नहीं भागता, रुक जाता है वहीं पे, देखने लगता है देखने लगता है कि आप सही वाले बाबू सही साहब वाले हैं, सही वाले बाबू साहब हैं कि नकली बाबू साहब हैं। ये सब तो लोग कहने की चीज है, हंसी मजाक की बातें हैं। लेकिन भय हमेशा रहता है कि कहीं आप आइए रात को और सांप काट लो। इस बात का डर तो है क्योंकि और सदर अगल बगल अस्पताल चारों तरफ में- पानी पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि एंटी वेनम जो है वो गोपालगंज हॉस्पिटल में सुनने में आया पिछले 5-6 दिन में कि लोग को सांप काटा है, लोग आनंद फानंद में आधे घंटे 1 घंटे में आए हुए अस्पताल में और मर गए। राम बोरस फिर चले गए, स्वर्गवासी हो गए। इधर तो ये दिक्कत है इस बात की, तो बात सही है क्योंकि सांप का क्या कोई है, चारों तरफ बागीचा है, पीछे मसवार है, इधर खेत वेती है। हाँ, अब ये बिदभैरवा गांव का जो खेतों का इतना पानी है, हाँ। ये ढलान है, वो थोड़ा ऊंचे पे है, तो सारा बह के इधर ही आता है। अब इधर बह के आने के बाद पहले एनएच से उस पार जाने के लिए पानी की निकासी की व्यवस्था थी। एक छोटी सी नदी हुआ करती थी, कृष्णा टॉकीज के पास से बहती थी। वो तो नाला हो गया। हाँ, वो नाला हो गया है, नाला भी बंद हो गया है कई जगह। जो कई सारे घर बन गए हैं, नदी के रास्ते में लोगों ने अपना रिहायशी इलाका बना रखा है, तो नदी वहां से नहीं तो कहीं और से तो अपना रास्ता निकालेगी। और पानी को कौन रोक सकता है, कहीं ना कहीं निकलेगा ही पानी। और निकलने के क्रम में क्या होता है कि रास्ते को तोड़ देती है, पानी तोड़ देता है, या जल का कहीं जमाव हो जाता है, निरंतर बहता रहता है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। वहाँ से ये सब समस्याएं हैं। A few moments later. ब्लॉग में देखते हैं देखती हूँ, मतलब ब्लॉगिंग लाइक क्या है? जैसे हम अपना डेली लाइफ का ब्लॉगिंग करते हैं, तो आज भैया से तो मेरे बहुत पहले से बातचीत है हमारा। मेरा अभिनव नाम है, तो अभी भैया से भी इंटरव्यू जस्ट हुआ ही है। एक इंटरव्यू क्या मजाक। बातचीत हाँ, हम लोग अब ज्यादा लीजिए, थोड़ा शक्ल मेरी अच्छी लग नहीं रही है मुझे एकदम अभी। जल्दी फटाफट क्योंकि निकलना भी है, स्टूडेंट तो है। आप एक चीज बताइए, सिंगिंग शुरू कितना साल है? सिंगिंग बचपन से ही मैं गाती थी। बचपन से ही? चौथी क्लास में थी तो ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ती थी। उस समय स्कूल में कंपटीशन हुआ करता था, तो स्कूल से ही उसका जो है ये गाना हुआ अम्बेडकर भवन में। उसमें जो है वो सबसे पहला गाना उसका था यही मेरे वतन के लोग। उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसको जाना। जैसे मेरा एक सवाल था कि जैसे जो सोसाइटी है हमारी, ये पहले सिंगिंग को प्रीफर नहीं करता, तो ये सब चीज़ जो होता है, मतलब आपके जब टाइम शुरुआत किए थे, आप जब सिंगिंग में स्टेज में पहले जब एंट्री की, तो आपको सोसाइटी से क्या फेस करना पड़ा था? जब बहुत छोटी थी, जब भी गाती थी तो बच्ची समझ के कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन जब बड़ी हुई और जब आई थिंक 10th 11th 12th में जब भी गई, तो यहाँ पे भी आपको तो पता ही है, हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं बिहार में, वो भी गोपालगंज जिले से, तो थोड़ा शुरू में लोग बोलते थे कि अरे लड़की है, गाना गाती है, इस संभ्रांत, मतलब लोगों का ये मानना है कि संभ्रांत परिवार की लड़कियां जो हैं वो गाना नहीं गा सकती, डांस नहीं कर सकती, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती, मतलब घर में बस बड़ी हुई, शादी कर दो, बस यही लाइफ, मतलब हमारे यहाँ जनरली ऐसा लोग सोचते हैं। तो मुझे भी जैसे कई सारी आंटी लोग होती हैं या गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो सब लोग घर में आके मेरी माँ से, मेरे फादर से बोलते थे कि अरे क्या बेटी को गाना गवाती हो। मतलब बहुत बुरा भला बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हर चीज़ यहाँ पे ओपनली नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो आके एक तरह से ताना ही बोला जाए जो मारते रहते थे, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली जो है सारी चीज़ों को दरकिनार करके मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ाई। सुर संग्राम एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे, भोजपुरी का पहला रियलिटी शो था, महुआ चैनल पे आया, तो वहाँ पर मेरी माता जी, मेरे फादर, सब लोग, पूरी फैमिली, सब लोगों ने सपोर्ट किया। मैं वहाँ गई एंड उसके बाद सबको पता ही है कि 3rd पोजीशन मिला मुझे। एंड आफ्टर दैट फिर मुंबई गई 1 साल के लिए, कि सबने बोला एक बार वहाँ भी जाने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें, मतलब कि मुंबई जाएगी लड़की, ऐसे कैसे चली जाएगी, नहीं जाना चाहिए, अभी हो गया सुर संग्राम ख़त्म हो गया, अभी क्या, अभी घर में बैठो पढ़ो, ऐसा मतलब बहुत सारा। लेकिन फिर भी मेरे फादर मदर, मेरी फैमिली, भाई, सब लोगों ने बोला कि नहीं, एक बार प्लेबैक सिंगिंग के लिए आप ट्राई करो, आप जाओ। 1 साल के लिए गई थी, लेकिन बहुत सारी तकलीफ़ें हुई जो हर चीज़ यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती। बट लेकिन एक शब्द में इतना ही कहूँगी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, सो मैनी हर्डल्स इन लाइफ, इन
स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग स्ट्रगलिंग। और उसके बाद 1 साल के लिए गई थी। फिर बाद में मुझे ऐसा एक जिद हो गया मेरा कि अब तो मैं, जैसे वहाँ भी कई लोग बोलते थे अरे तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगे, तुम्हारे लायक मुंबई नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे नहीं टिक सकते, तुम बोलती नहीं हो, बहुत रिजर्व रहती हो किसी से, लाइक। तो फिर भी एक मेरे अंदर जिद हो गया कि अब तो चाहे जो हो जाए अभी तो लाइक करना ही है। तो आफ्टर दैट स्ट्रगल किया। 2016 में छलकत गाना मेरा बहन जी का हिट हुआ, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। एंड उसके बाद जो है वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए वहाँ से एक सफ़र की शुरुआत हो गई। उस रियलिटी शो का के साथ साथ एक और कहानी है। हमारे भैया है भानु प्रताप सिंह, उनका भी स्क्रीनिंग हुआ था और सिलेक्शन हुआ था, दिल्ली से हुए थे सिलेक्ट। तो अब एक ही स्टेट से 2 लोग हो रहा था चयन, इनका भी हो रहा था, उनका भी हो रहा था। एक घर, एक स्टेट, एक जिला। हाँ। तो अब एक त्याग कहिए या फिर भाग में लिखा नहीं था ये कहिए, ये जो कहिए, अगर वो भी गए होते मुंबई उस साल, अगर स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्शन के बाद, तो कहीं कहानी और कुछ होता। एक केजीएफ में गाना गाया ना, एक केजीएफ के जो भोजपुरी में गाया है, बाहुबली में भी गाया है, बाहुबली 1 बाहुबली 2 जो भोजपुरी में डब हो रहा है। हाँ हाँ। गोल्ड माइंस के द्वारा, उसमें केजीएफ में भी गाया है, बाहुबली में भी गाया है। इवन गोल्ड माइंस जो चैनल है उनके द्वारा जो डब किया हुआ जो फिल्म्स है भोजपुरी में, उसमें जो काफी संघर्षशील गाना है, जो कई लोगों से घूमते घूमते आता है और न हो पाता है, फिर उन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता है रिकॉर्ड करके। हाँ, मैंने सुना था, केजीएफ वाला गाना सुना था। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई साहब, उनको हल्का में ट्रीट नहीं किया गया। बहुत ज्यादा वजन नहीं है मेरा, सिर्फ 82 किलो वजन है। खैर ये तो और बात है, इनका अपना खुद का संघर्ष है। एक्चुअली साथ साथ सुर संग्राम के साथ साथ मेरा एक थिएटर शो लगा हुआ था। हमारे गुरुदेव हैं सतीश आनंद सर, जिनको बिहार में आधुनिक रंगमंच का भीष्म पितामह कहा जाता है, उन्हीं का एक शो था। तो उस शो के कारण भी मैंने सोचा कि सिर्फ बहन ही जाएगी, एक ही परिवार से 2 लोग जाएंगे, हो सकता है टीआरपी मिल भी जाए, और ये भी हो सकता है कि फिर आपस में ही क्लैश हो, बहुत सारी चीज़ें। और तो कुछ ऐसा सीन बना कि मैं नहीं गया और यही गई। और बाकी इनकी जो मेहनत, इनका संघर्ष और वर्षों का इनका जो रियाज था वो काम आया, अभ्यास जो था वो काम आया। इसमें देखिए कि सुर संग्राम का जब टाइम था, हमारे घर में आज तक भोजपुरी गाना बजा नहीं। भरत शर्मा जी के और शारदा सिन्हा जी के अलावा, शारदा सिन्हा जी का कम ही, भरत शर्मा का ही ज़्यादा, जो मम्मी कभी कोई रेडियो में सुनाए हम लोग को, उर्दू वगैरह या सुनाए उनका। हमारे घर में आज तक भोजपुरी गाना नहीं बजा, ना ही कोई भोजपुरी गायन किए। बाबा भी हमारे भोजपुरी ना गाते थे, आल्हा गाते थे। तो आल्हा का जो भाषा है बुंदेली है। और संजोग देखिए कि भोजपुरी से पहचान मिला, ये भी एक अच्छी बात ही है कि जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं किए कभी, हिंदी में किए प्रैक्टिस और भोजपुरी को पहचान दिया, तो ये एक तरह का क्या बोलते सिंबल भी है। पहचान जननी और जन्मभूमि आपको सहारा देती है। अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से ही पहचान मिलती है। ये इंसान को याद रखना चाहिए हमेशा कि आप भले ही कार्य क्षेत्र आपका कुछ बाहर का हो सकता है, लेकिन असली पहचान आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी जड़ से जुड़े रहोगे। हाँ। दीदी, आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे आपका जब फर्स्ट सॉन्ग जब हिट हुआ छलकता जोड़ा, तो फर्स्ट रिएक्शन आपके माँ का और पिताजी का क्या था? फर्स्ट रिएक्शन क्या, बस सब बहुत हैप्पी हुए। हाँ। ऐसा लगा कि एक वे मिल गया। हालांकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं हिंदी बॉलीवुड में गाऊं, और सब लोग, लेकिन फिर भी मुझे एक जिस मिट्टी से मैं हूँ, बिहार की मिट्टी से, उसमें पहचान मिली। तो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, सब लोग बहुत खुश थे। एंड उस गाने के लिए मुझे अवार्ड भी मिला नेक्स्ट ईयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का। तो बहुत सब हैप्पी थे, सब बहुत खुश थे कि फाइनली एक संघर्ष जो है, सबकी मेहनत जो है, पूरी फैमिली की मेहनत जो है सकार हुई। बहुत हैप्पी थे। अभी तो खैर इन लोगों को वैसे भी रिकॉर्डिंग का टाइम है गाने। कब से थी रिकॉर्डिंग आपका? बस अभी तो अभी बस ये लोग निकलने ही वाले हैं। कहीं गोपालगंज में कहीं बाहर? नहीं, यहीं पे स्टूडियो, फिल्म के गाने हैं सब, चूँकि अर्जेंट है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे गाने, चूँकि फिल्म के हैं तो सब रिकॉर्ड करना रहता है। तो ठीक है जी, अब इतना, फिर आपसे हम मिलेंगे, एक अच्छा सा इंटरव्यू करेंगे, थोड़ा मोटिवेशनल होगा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, ये कभी भी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती है कि आगे आप बढ़ो। ये बात सही है। और हम देखे हैं, अगल बगल देख रहे हैं कि लोग सपोर्ट नहीं करता है, लोग कि आगे मैं उसको चाहती हूँ इस बारे में आप मेरी माँ से जरूर पूछें। मैंने उनका इंटरव्यू किया था साल भर पहले, भैया का भी इंटरव्यू हुआ था, तो बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू हुआ था और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी है। चैनल पे भी है, अच्छा, ट्रेंडिंग में भी रहा। उन्होंने मुझे
आगे बढ़ाने के लिए पर्सनल लेवल पे बहुत संघर्ष किया, बताई थी वो बहुत पूरा। ज्यादा, मतलब मेरे से ज्यादा, मतलब उनके करियर में ही नहीं, हम दोनों भाई की भी पढ़ाई लिखाई और कला साहित्य संबंधी चीजों में भी हमारी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि वो सारा सपोर्ट हमारे पिताजी का रहा, ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी रहे, लेकिन फिर भी ऑफिस से निकलने के बाद भी पिताजी और माँ का तो खैर सर्वे सर्वा सारा काम यही रहता था कि बच्चों को कैसे प्रगति के पथ पे ले जाए, शुरू से। माँ ही तो सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल। माता पिता ही भगवान है। सब लगता कि इतनी अच्छी पेरेंटिंग हम लोग शायद नहीं कर पाए, बहुत लोग नहीं करते हैं, अधिकांश लोग अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने ये किया। और उससे बड़ी विडम्बनात्मक बात है कि हमारे माँ बाप ने हम तीनों भाई बहन में से किसी को कभी एक झापड़ भी नहीं मारा। ये तो बहुत बड़ी और न सिर्फ माँ बाप ने, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, कोई किसी रिश्तेदार ने भी नहीं। हाँ, स्कूल में एक बार पिटाई मेरी हुई थी, एक बार स्कूल में मैं मतलब पिटाई हुई थी। क्या कारण था? वो कारण कुछ और था, बदमाशी, जनरल बदमाशी। वो मैं यहाँ रिवील नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। हमारे एक टीचर थे दिवाकर मणि सर, अभी वो स्टेट बैंक में प्रबंधक के तौर पे कार्यरत है, कानपुर में है। तो वो उन दिनों हमारे स्कूल में संस्कृत के टीचर थे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, JNU से PhD भी किया हुआ उन्होंने। टीचर है उनका। और उनके जो पिताजी रहे हैं वासुदेव नंदन त्रिपाठी जी, वो यहाँ के DAV में पढ़ाते थे और गोपालगंज के बहुत ही माननीय और बड़े विद्वान शिक्षक हुआ करते थे। अभी तो घर रिटायर हो गए, उनके साथ ही रहते हैं। संस्कृत से उस परिवार का इतना ही लगाव है कि अभी उनके यहाँ शादी होती है तो कार्ड संस्कृत में छपा जाता है। वाह। तो उसको समझने के लिए बनाना पड़ता है। और उसमें क्या है, उस कार्ड में वर वधु के लक्षण भी लिखे रहते हैं। बाप जैसे रे। कि वधु के लक्षण में मुक्त हस्ता, हाँ। और क्या था, और मुक्त हस्ता इसे कुछ था, याद नहीं। ऐसे कुछ था, मतलब मुक्त हस्त से दान करने वाली स्त्री, सर्वगुण संपन्ना, इस तरीके से संस्कृत में गृह कार्य दक्षा। गृह कार्य दक्षा, वाह। मुक्त मुक्त हस्ता, हसनैन इस टाइप का था, इस टाइप का कुछ था। याद नहीं कर पाऊँ, उन्हीं की शादी के कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। कार्ड आता है तो हम लोग सर से बोलते हैं सर इसको पढ़ के आप समझा दीजिए, और जो समझने लायक नहीं उसको हिंदी में लिख दिए नीचे। आगे कारण क्या है उनको संस्कृत में नहीं छापने? संस्कृत से लगाओ। वो कुछ ज्यादा ही क्लोज है। खुद भी दिवाकर सर राजभाषा में ही कार्यरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। SBI में हाँ, हाँ। राजभाषा में ही कार्यरत है, प्रबंधक के पद पर कार्यरत है कानपुर में। हाँ हाँ। और संस्कृत से उस परिवार को इतना लगाव है कि अब सबसे बड़ा बात है कि कम से कम एक परिवार है जो शादी के कार्ड में भी संस्कृत में छपवा रहा है। भले ही लोग को नहीं समझ में आने, कम से कम लोग को मैसेज तो जा रहा है एक तरह से कि अपना उसी बहाने कोई पढ़ता रहा है। हाँ हाँ हाँ। एक एक शब्द, एक आध शब्द कुछ तो समझ में आएगा, उससे थोड़ा सा तो रुझान बढ़ा। जैसे हम लोग ही आज उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अगर ये हिंदी में ही छपा होता तो हम लोग क्यों चर्चा करते हैं? बात सही है, कुछ अलग किए हैं तो कुछ अलग है, सिर्फ सभी अलग ही नहीं है, बेहतर एक प्रयास है। अपनी एक पुरानी जो भाषा है संस्कृत, जो सारे भाषाओं की जननी है, भारतीय भाषाओं उसको साथ में लिया। उसको इतने आगे तक ले आना, उसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि प्रैक्टिस पे है कि आप अगर जिस आदमी को जिस माहौल में ढाल दीजिए, वो आदमी का ग्रोथ भी उस तरह से ही होता है। जैसे हम लोग छोटे थे तो मम्मी हम लोग को, जब हम लोग सुबह से सोए रहते थे 4-5 बजे के आसपास उठने का समय होता था, 5:30-6 बजे, तो मम्मी भोजन लगा देती थी टेप, उसमें टेप आता था, ऑडियो टेप आता था, जिसका रील अक्सर फंस जाए रेनॉल्ड्स पेन, हाँ, हाँ, हाँ। पतला रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, Montex, ऐसे Reynolds मॉन्टेक्स निकाला ऐसे पेन हुआ करते वो तो शायद अब नहीं मिलता है, तो अब बंद उसमें हो होता गया। क्या था कि जब हम लोग का जस्ट हम लोग आधा नींद में होते थे, अब पूरा जगने वाले होते थे, तो कान में हल्का सुनाई देता था, कंबल ओढ़े या चादर ओढ़े हुए, ठंडी के टाइम में खासकर चाय के साथ नींद खुलता था। और गाने भी ये सब ऐसे वैसे गाने नहीं, जो जिनकी शास्त्रीय गुणवत्ता होती थी, ऐसे गाने, जैसे अनूप जलोटा साहब के भजन, हृदयानंद जी का जो लोक गायकी वाले भजन भी होते थे, पंडित भीमसेन जोशी जी का बाजे रे मुरलिया बाजे, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो या गया, कोई इंस्ट्रूमेंटल ऐसा बजने वाला कोई। हमारी माँ उस समय कैसेट के रेट पे ध्यान नहीं देती, 80 रुपए कैसेट है कि 120 का कैसेट है। कैसेट बढ़िया होना अच्छा चाहिए लग जाए तो और थोड़ा जरा हटके होना चाहिए ताकि बच्चे सुबह सुबह सुने तो कुछ सीख के जाए। सर्वांगीण विकास पे ध्यान था। कई लोगों का सुबह उठान होता है पानी फेंक करके और उठवे के ना रहे लेकिन हम लोग का जो जागरण होता था बड़ा बढ़िया होता था, और हम लोग भजन सुनते उठते थे और बेड पर ही हॉर्लिक्स या चाय भी मिलता था, और हमें तो हॉर्लिक्स ही मिलता था, हम छोटे थे, पापा से हम चुरा के चाय पीते थे, पापा बड़े प्रेम से मेरे आधा कप चाय छोड़ दें, तो हम मम्मी से छिपा करके आधा कप चाय पी लें, और इसी तरह से हम लोग का भोर होता था, ये पैर छू करके हल्का फल्का आराम करके आशीर्वाद एक्सरसाइज दीजिए। करके। एक वो फिल्म है ना आम्रपाली, सुनील दत्त साहब और वैजंती माला जी की,
तो उसमें सुनील दत्त साहब जब घायल हो जाते हैं और वैजयंती माला अपने घर में उनको शयन कक्ष में लिटा के रखती हैं, उनका सेवा करती हैं। और जब सवेरे सुनील दत्त साहब उठते हैं तो आदत होती है राजशाही वाली, तो उठते उठते कहते हैं दासी राग छेड़ो। तो वो वही हाल हम लोग का था। तो दासी नहीं, हमारी माँ थी, हम लोगों की पालनहार, हम लोगों की पालनहार हमारी माता जी। तो सवेरे सवेरे उन्होंने ऐसे ऐसे रागों का कलेक्शन भी रखा हुआ था, भजन का या कोई जो भी आरती संग्रह हो सकता है। टी सीरीज से उस समय गुलशन कुमार के निकले हुए थे। इन सब चीज़ों का एक बचपन से ही वही नींद आँख खुला और वही बज रहा है। तो दिमाग में हृदय में वो चस्पा हो गया शुरू से, बचपन से। हम तीनों भाई बहन के। और इन सब के बाद लाइट नहीं है बाय द वे, तो हमारे पिताजी भी बड़े अच्छे गायक हुआ करते थे अपने नौकरी से पहले। काफी बैटरी हुआ करते वो भी था ना। अगर कुछ नहीं है तो पिताजी भी जाड़े के मौसम में रजाई में हम लोग चारों तरफ से तीनों भाई बहन, पिताजी माँ सब बैठे हुए हैं एक बड़े से पलंग पे, और वहाँ वो कुछ कुछ अपना भजन हाथ से ऐसे ताली बजा के, ताली दे के, ताल दे के। और गाना था वो क्या, कौन सा था? हाँ, एक भोजपुरी भजन था कि बलि छरने के गैनी त्रिलोकी। तो ये छोटे भाई साहब इनको, और उसमें एक लाइन थी, हाँ वो मैं बताता हूँ। उसमें एक लाइन थी कि काखवा में दाब लिहनी राम नाम पोथी जी। तो बचपन में इसको ये लाइन याद हो गई थी राणा को, छोटे भाई को। तो ये गाता था कि ये बलि छरने के गैनी त्रिलोकी जी, काखवा में दाब यानी आम आम पोथी जी, ऐसे करके वो गाता था। ये एक बड़ा हम लोग के लिए यादगार चीज रह गया। पापा को बोलते, पापा एक बार ये वाला फिर से गए ना, तो क्योंकि राणा गाते थे तो हम लोग हंसते थे। ये बंटी एक बार, हालांकि ये भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। बंटी मेरे घर का नाम है, तो घर पे तो कोई राणा बुलाता नहीं है। और ये बंटी राणा बुलाते प्रताप हैं, सिंह उर्फ बंटी बाबू जो हैं बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बड़े बोल्ड आवाज के धनी हैं। और मुझे लगता है बीएचयू में कई सारे कार्यक्रम में सृष्टि जो वहाँ का एक सालाना जलसा होता है उसमें कई बार प्रथम पुरस्कार जीत चुके हैं। और बीएचयू को कई जगह बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नाटक में भी इनको प्राइज मिला हुआ है और इनके कई सारे एल्बम भी 3-4, हालांकि अभी नौकरी में है। गाने जो हैं मतलब यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, होली के गाने हो गए या दुर्गा जी का एक पूरे भाई बहन एक से क्या कहेंगे, बस हम लोगों का एक रुझान है कला के प्रति, साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। हम लोग एक अच्छे नागरिक बनने की राह में कोशिश की। समस्या क्या हो जाता है ना कि कई लोग क्या करते हैं कि संगीत गाते हैं, और कई लोग एम होता है हम उसे गवाए। जैसे हम लोग क्या है, कई लोग नए नए पैसे वाले पैदा हुए हैं, कुछ लोग खानदानी अमीर हैं, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल में अमीर हुए हैं। तो अब किसी प्रकार का अमीर है, उनमें एक टेंडेंसी बैठ गया है, उसका कार्यक्रम एक करा दिया, नचवा दिए उसको 6 घंटा, गवा दिए 6 घंटा। तो इस तरह का जब तक टेंडेंसी लोगों के मन में रहेगा तब तक ना जो कलाकार है कभी गा पाएगा, ना ही कोई बढ़िया एक समारोह हो पाएगा, कलात्मक माहौल नहीं बन पाएगा। कला के लिए ना ही आप पे कर सकते हैं, ना ही कोई जो बढ़िया आर्टिस्ट है वो पेमेंट के लिए गा सकता है। बढ़िया आर्टिस्ट तभी गाएगा जब उसका बढ़िया मूड होगा। बढ़िया मूड पेमेंट में नहीं बनता है, बढ़िया मूड ऑर्गेनाइजर और ऑडियंस में बनता है। आप कलाकार को 1 रुपया मत दीजिए, बढ़िया ऑर्गेनाइजर बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया हो, वाद्य यंत्र बढ़िया हो, माहौल बढ़िया हो, ऑडियंस भी सुनने वाली ऑडियंस हो, सपोर्टिव ऑडियंस हो, जो आपको हर बात पे बात करे, पूछे आपसे, पूछे कि यहाँ एक इस तरह गाना गा, उस तरह गाने का। अब ये नहीं कि आप एक तरह का नहीं बोलते कि बांध कर आए हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, 4 घंटा नाचना है। इस तरह का टेंडेंसी जब तक हम लोग के बीच रहेगा कि आज पवन सिंह को बुलाए हैं, आज उनको बुलाए हैं, आज 4 घंटा का कार्यक्रम है, तिलक जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक वो गाते रहेगा। इस तरह का मानसिकता, इस तरीके की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, खासकर कलाकार के प्रति, किसी के भी प्रति। कलाकार ना ही पैसे के लिए गा सकता है, ना ही कोई कार्यक्रम करा सकता है रुपया के माध्यम से। जब तक इस तरह का धारणा बैठेगा तब तक कला का क्या प्रवाह नहीं हो पाएगा। अच्छा आर्टिस्ट जो है वो पैसे रुपए के लिए नहीं गाता है। जैसे खुद भी बहुत सारे शादी ब्याह कार्यक्रमों में कार्यक्रम नहीं लेती हैं, बहुत सारे 90% नहीं, इन्हीं सब कारणों से 90% का नहीं तो सिर्फ कमाना ही होगा गाने से। तो रोज लोग आते हैं कि आइए हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, इतना लीजिए, इतना ले लीजिए। लेकिन हमें लगता है कि शायद शादी ब्याह के माहौल में या इस तरीके के फंक्शन के माहौल में सुनने वाले लोग कम होते हैं, मौज मस्ती के मूड में रहते हैं। मौज मस्ती भी जरूरी है, अच्छी चीज है, लेकिन हम उस समय उस तरीके की मौज मस्ती के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी कला को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट लोग कर नहीं पाता है कि हमको चाहिए क्या। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ शादी है, आपके बधिया जी हैं, आपके यहाँ शादी है, तो जनरली ग्रामीण स्तर पर होता है कि ब्यास लोग होते हैं, ब्यास जी लोग होते हैं,
उनको उस एरिया का लोकल कल्चर क्या है ज़्यादा स्ट्रांगली पता है। वो उस लोकल एरिया का कल्चर उसी भाषा में गाएंगे और वो पब्लिक को ज़्यादा इंटरटेन कर पाएंगे या दे पाएंगे, कुछ रुचिकर हो सिखा पाएंगे, रुचिकर हो पाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, बजट है 50,000 और लोग को कंडक्ट करेंगे, पवन जी को आप बुलवा दीजिए, प्रियंका जी को आप बुलवा दीजिए, जबकि उनको उनकी आवश्यकता भी नहीं है। पवन जी और प्रियंका जी वो लोग सिंगर हैं, माइक पे गाते हैं ज़्यादा, जो कि आपको पार्श्व गायन में ज़्यादा हेल्प करेंगे। उन लोगों से अगर सोचिए कि एक व्यास जी की भांति हम एंटरटेन करा लें तो पॉसिबल है, लेकिन रोज़ पॉसिबल नहीं है, हर घंटे पॉसिबल नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा ही पॉसिबल है। तो लोग को सबसे बड़ा पहली बात है कि समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अब आपको अगर व्यास जी चाहिए तो व्यास जी के पास जाइए। अगर आपको बढ़िया गाना चाहिए, कोई समारोह है, तो उसमें आप 2-3 बढ़िया गायक को बुला करके करें। ये नहीं किसी एक कलाकार को रीच किए हैं और पब्लिक को भी बोर कर रहे हैं, खुद भी आप परेशान हो रहे हैं। बात सही है। नाम के लिए अब कलाकार कार्यक्रम भी इरिटेट हैं कि अब तो हम टेंडर ले लिए हैं, 4 घंटे तो रहना पड़ेगा, वो कैसे भी करना होगा, इस चीज़ करना को। पड़ेगा। हाँ। तो इस सबको बोर करने बढ़िया आप ना क्या रिक्वायरमेंट समझिए और उसी हिसाब से अप्रोच करिए। क्या है ना कि एक तो कलाकार की गुणवत्ता पे भी फर्क पड़ता है, हम्म। दूसरा कला का जो आस्वादन है वो भी नहीं हो पाता है। पब्लिक को भी, कलाकार का भी तो फर्ज है कि पब्लिक को कुछ ऐसा दे, कुछ ऐसा सुनाए कि पब्लिक की रुचि भी हो और पब्लिक का कुछ ज्ञानवर्धन भी हो, उसको पता भी चलेगा अच्छा ऐसा भी है। इस तरीके की भी गायकी है। ऐसे ऐसे अनमोल रत्न हमारे परंपरा में, इतिहास में, गायकी में, साहित्य में छिपे हुए हैं। इनसे भी तो रूबरू कराना, जानकारी कराना एक कलाकार का फर्ज है। लेकिन इस तरीके के कार्यक्रमों में ये नहीं हो पाता है, कलाकार खुद भी इनिशिएट नहीं कर पाता है और पब्लिक को तो खैर चाहिए ही नहीं। तो ये दोनों तरीके का, अगर दोनों तरीके से इनिशिएशन नहीं होगा, लोग अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे, कलाकार खुद से पहल नहीं करेंगे, तो एक माध्यम बनेगा नहीं, तो फिर अच्छा प्रसार है मजा कला नहीं का आएगा, वो नहीं मजा नहीं आएगा। जी, हो नहीं पाएगा। और अब तो हो गया, नाम के लिए लोग करते हैं प्रोग्राम, किसी को नेता बनना है, पोस्टर लगवा दिए, तो बुला फलाना कार्यक्रम करा रहे हैं, फलाना सोनू निगम को बुला दिए, कुमार शानू को बुला दिए, 10,000 लोग आ गए, देखने के लिए आ गए, लोग भी उसका नाम लेंगे, अरे फलवा का तो बुलौले रहा उनका क्या। बात सही है, मानसिकता लोगों का यही है। एकदम 100% फैक्ट है इस बात। ऐसा लोग आजकल मुखिया के चुनाव में लोग कर रहे हैं, जहाँ देखे तो करते आ रहा है। हालांकि सब, हर आदमी, एक अंतर संबंध हर चीज में है, राजनीति में भी है, कला का भी अंतर संबंध है, लेकिन उसकी एक रेखा क्या है और उसका समझना स्वरूप पड़ेगा। क्या होना चाहिए, ये समझना समझना जानना जरूरी है। जो लोग नहीं समझते हैं। और इसी चक्कर में सब कला का भी ह्रास हो रहा है, साहित्य तो खैर कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है, लोगों को उससे मतलब भी नहीं है। जैसे इसमें भोजपुरी का जो कंडीशन है, मतलब बाहर किसी से बोल दीजिए तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अभी भी 10 साल पहले की बात ही नहीं है, अभी भी हम लोगों को बाहर में जो भोजपुरी भाषी लोग नहीं हैं, उनके सामने सफाई देते देते आधा वक्त गुजर जाता है कि बात सही है। भोजपुरी में इस तरीके के भी गाने हैं, इस तरीके का भी साहित्य है, ये कह के बताना पड़ता है, जबकि लोगों को जानना चाहिए ऑलरेडी। बाकी भाषाओं में जैसे बंगाली गाने हैं, पंजाबी गाने हैं, ये कुछ या साउथ इंडियन, तमिल या तेलुगु गाने हैं, कुछ गाने फेमस हैं, तो उससे उनकी पहचान है कि अच्छा ऐसे गाने इस इंडस्ट्री में बनते हैं। और हमारे यहाँ के जो गाने फेमस हैं, उनसे लोगों को लगता है कि अच्छा वो ऐसे गाने बनते हैं, हाँ तब तो फिर वैसे ही। तो एक हल्का इमेज बन गया है, उस इमेज को तोड़ना जरूरी है, जिसके काम में प्रियंका जी लगी हुई हैं और भी इनके अलावा और भी कई कलाकार लगे हुए हैं। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि खुद की भी कला का उत्कर्ष करना है और साथ ही साथ जिस कर रहे हैं सब लोग कुछ थोड़ा ही सही, देखते हैं कब तक होता है। चलिए अभी यही इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि दीप को जाना भी है ना हाँ, शूटिंग करने। और चल भैया हम लोग अरे ठीक है चलिए भाई, प्रणाम। वहीं पे बैठे रहते हैं। वहीं पे मछलियाँ खाने आता है। हाँ हाँ टाइम हो गया आज रात खोल के जाइएगा, हाँ, सावधानी से। चलिए शाम हो रहा है, मतलब ब्लॉग बनाते रहेंगे तो ना बनाने ब्लॉग। डरा दीजिए पहले ही हमको, तो कहाँ से चल भैया, ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय। स्वागत है आपका। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं उनसे आप देखेंगे कैसा मैं चैट रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा आपके लाइक का, आपके शेयर का, आपके कमेंट का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।